नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, अब आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रवि दियोरा, कुंवर जी के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी एक्सपर्ट, और साथ ही पिकेश अग्रवाल हैं एकोशिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं कच्चे तेल के साथ, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड $93 के नीचे लुढ़का है, कीमतों में 3% की गिरावट है। MCX पर भाव 6,900 तक फिसला है और WTI क्रूड $68.5 के नीचे आया है। इसके पीछे की वजह यह है कि एक तो चीन में डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और चीन के 33 शहरों में कोविड प्रतिबंध लगे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। और यही वजह है कि ओपेक प्लस के अक्टूबर में रोजाना 1 लाख बैरल उत्पादन घटाने के फैसले का इम्पैक्ट लंबा टिक नहीं पाया। तो तनेजा जी, पहला सवाल तो आपसे यही कि अब यहाँ से आगे क्रूड का मार्केट किधर जाएगा सर? देखिए, जो जैसा आपने भी बताया चीन के बारे में, जो वहाँ पे स्थिति बनी हुई है, और साथ में हमने देखा कि यूरोप के अंदर यूक्रेन को लेके और खुद वहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस जबरदस्त तरीके से चल रही है। हालांकि वो गैस पे उनका फोकस ज्यादा है, लेकिन फिर भी परेशानी वहाँ पे बरकरार है। और अमेरिका का आपको पता ही है कि अमेरिका की पूरी कोशिश है वहाँ की सरकार की तेल की कीमतें जो ऊपर जा रही थी उसको थामा जाए, क्योंकि वह चुनाव आने वाले हैं। जब इस सबको मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है आने वाले जो है 2 महीने, जब तक कि अमेरिका में संसद के चुनाव, कांग्रेस के चुनाव है, वो पूरे नहीं हो जाते हैं, और दूसरी तरफ जब तक कोई डिमांड के अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है बढ़ोतरी नहीं होती है, और चाइना जो है वो थोड़ा जिस तरीके से वो कोविड में जा रहा है और कोविड की परेशानियों पर उससे बाहर निकल के नहीं आता, तब तक जो है तेल की कीमतें जो है वो यही आपको जो रेंज देखने को मिल रही है 90 के आसपास, और 90 से लेके और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 110, 115। लेकिन अभी ये भी हालात है कि वो 90 से नीचे भी जा सकता है। और अमेरिकी चुनाव आते आते, संसद के चुनाव आते अगर वो $80 भी टच कर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि कोशिश जो है कुल मिलाकर के ये है, और हालात जिस तरीके दिख रहे हैं कि वो $80 टच कर सकता है, खासतौर से अमेरिकी में जो जब कांग्रेस के चुनाव, संसद के चुनाव है उसके आसपास, क्योंकि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल में कोई भारी परिवर्तन नहीं भी जना जा रहा, कहीं पे कोई सप्लाई कंसर्न नहीं है। हालांकि रूस के तेल पे प्रतिबंध है और उसके बावजूद भी जरूरत का तेल सब जगह पहुंच रहा है, और अमेरिका की और तमाम कोशिशें और G7 की कोशिशें कि रूसी तेल को बिल्कुल ठप कर दी जाए, कोई बहुत ज्यादा कामयाबी उनको नहीं मिली है उसमें। तो ये सब चीजों को जब मिला करके देखता हूँ, मुझे लगता है कम से कम आने वाले 2 महीने तो आप जो है वो 90 से लेके 110 का आपको रेंज दिखेगा, लेकिन 90 से नीचे $80 पर बैरल भी तेल जो ब्रेंट खासतौर से वो जा सकता है नीचे। तो आप कह रहे हैं कि 80 तक भी ब्रेंट का भाव आ सकता है सर, लेकिन ये अगर 80 तक भाव आएगा तो ये तो ओपेक प्लस के लिए बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि ओपेक तो चाहता है कि 90 के ऊपर रहे भाव, और इसीलिए उत्पादन घटाने की बात सऊदी अरब ने पहले की। हालांकि ये बड़ा सिंबॉलिक कट किया गया है अभी प्रोडक्शन में। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम कोई बड़ा कट देखेंगे ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्शन में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा और डेवलपमेंट ना हो जाए, जिससे कि ओपेक ये भी नहीं चाहता कि यूरोप में या अमेरिका में ऐसा कोई रिसेशन आ जाए कि तेल की डिमांड बहुत कम हो जाए, वो ये भी नहीं चाहते हैं। ओपेक को एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, अगर रूस के तेल पर भारी प्रतिबंध लगता है तो पश्चिम यूरोप के देश जो हैं वो कहाँ से तेल मंगाएंगे, जाहिर है वो ओपेक से ही लेंगे। तो इसलिए उनको उसकी जो डिमांड है, डिमांड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ जो अमेरिका की मांग है कि तेल बहुत ज्यादा महंगा ना रखो, उसकी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह अवेला वो नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी खास सऊदी अरब वगैरह जो खाड़ी के देश हैं वो अमेरिका से उनके बड़े खास संबंध है। ऊपर के तेवर कुछ भी दिखाएं या ओपेक में तेवर कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर सबको पता है कि एक सीमा से आगे वो अमेरिका की अवेला नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपको कहा कि डिमांड जो है वो ये भी ओपेक के देश चाहते हैं कि डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी लगातार बनती रहे, रिन्यूएबल की तरफ बहुत ज्यादा फोकस ना हो, ये यूरोप का और अमेरिका का है।
और तीसरी तरफ ये है कि कुल मिलाकर के मार्केट हेल्दी रहे। कीमत अगर जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाती है लेकिन बाद में मार्केट खराब हो जाती है, वो नहीं चाहते। सबको ये पता है कि ये आने वाला ये जाड़ा है, ये काफी हद तक तय करेगा कि तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी, प्राकृतिक गैस की कहाँ जाएंगी। लेकिन अभी जो आने वाले 2 महीने हैं उसमें मुझे तेल की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी लगता नहीं। हाँ, अगर जो है रूस की तरफ से यूक्रेन में कोई नई बमबारी शुरू हो जाए, कोई युद्ध को कोई नया आयाम दे दिया जाए, वो फिर अलग बात होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आने वाले 2 महीने में तेल की कीमतें दबाव में और नीचे जाएंगी। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपना ये व्यू हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा राजीव जी आप बताइए, जो बात अभी तनेजा जी ने कही कि कच्चे तेल में कोई बड़ी तेजी तो दिख नहीं रही है और गिरावट आ सकती है, इसकी संभावना है, और 80 भी आ जाए ब्रेंट तो कोई हैरत की बात नहीं होगी जो वो कह रहे थे। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। बिल्कुल, कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आज जिस तरह से आई है ओपेक के कट के अनाउंसमेंट के बावजूद, तो सीधा सीधा दिखता है कि इकोनॉमीज जो है इस समय स्लो डाउन हो रही हैं। और कच्चे तेल में अगर मैं रणनीति की बात करूं तो अगर मार्केट आज 7000 के आसपास उछाल दिखाता है तो वहां बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 7070 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए मृत्युंजय जी। 6870 का मैंने इनिशियल टारगेट दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट जो है करीबन 6850 से रिवर्सल कर गया था। तो मार्केट जब तक 6800 के नीचे नहीं बंद होता है, मेरे ख्याल से 6850 6870 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और 6800 के नीचे क्लोजिंग होगी तो मेजर ब्रेकडाउन होगा, जैसा कि तनेजा साहब ने भी बोला कि $80 आ सकता है। तो 6800 के नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो एक बड़ा ब्रेकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न होगी और उसमें भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट इंट्राडे के लिए आज उछाल पर बिकवाली ही करके चलना चाहिए कि इंट्राडे में तेजी पर बिकवाली ही करनी चाहिए। 7000 का भाव दिखता है, मतलब यहां से करीब करीब अगर 55 रुपए की तेजी आती है तो आप उस लेवल पे क्रूड बेचें। टारगेट है 6870 का और 7070 के स्तर पर आप कच्चे तेल में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो राय हो गई क्रूड के ऊपर। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए कि कल की बड़ी तेजी के बाद आज यूरोप में नेचुरल गैस के दाम बहुत टूटे हैं और उसका इम्पैक्ट एमसीएक्स पर भी आया है। करीब 2.25% की गिरावट इस वक्त हम नेचुरल गैस की कीमतों पर देख रहे हैं। हालांकि जो संकट यूरोप में है नेचुरल गैस का, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है। वहाँ पर सप्लाई की दिक्कत है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से सप्लाई रुकी हुई है और कब तक रुकी रहेगी इसको लेकर कोई अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा रहा है। लिहाजा ये एक बड़ा कंसर्न तो है। तो ऐसे में रवि जी क्या किया जाए अभी एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में? जरूर से मृत्युंजय जी, आप जैसे बता रहे थे वहां पे कंपैरेटिव क्रूड फंडामेंटल अभी भी मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल है। पार्टिकुलर रोज कोई ना कोई नए डेवलपमेंट जो रशिया की पाइपलाइन नॉर्थ 1 स्ट्रीम है उससे आ रहे, एक दिन वो पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, और ये रिस्टोर भी हुई तो भी इतनी श्योरिटी नहीं है कि ये सितंबर एंड तक का सप्लाई रिस्टोर रहेगी। तो सप्लाई के बड़े कंसर्न है। अगर सितंबर एंड तक ये जर्मनी एंड यूरोजोन की रशिया के साथ डील नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी संकट यूरोप में आने वाला है और उसके पहले प्राइसेस में ये वोलेटिलिटी देखने को मिले। हालांकि कल का उछाल जो 30% से ज्यादा यूरोप में देखा गया था, उसके बाद का आज अनवाइंडिंग प्रेशर है। वैसे कल यूएस पे बंद था तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी डिप मिलते इसमें अभी करीबन अगर 690 685 के बिटवीन के लेवल्स आपको मिल जाए तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। जब तक ये 670 के नीचे क्लोज नहीं होता मुझे लग रहा है कि प्राइसेस सस्टेनेबल रहेंगे। अपर साइड मेरा इमीडिएट टारगेट 720 का रहेगा। तो शायद इंट्राडे में वोलेटिलिटी जो आई है उसका एक फायदा लेके शॉर्ट टर्म के लिए नेचुरल गैस में बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये राय आपकी है, नेचुरल गैस में आप कह रहे हैं कि बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। और गोल्ड में देखिए मतलब आज ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है। आज का जो गोल्ड का हाई है वो है 50,693 और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 50,500 के आसपास। मतलब ये कि करीब करीब 200 रुपये आज के हाई से नीचे है। हालांकि बीच में ये 250 रुपये तक नीचे आ गया था, उसके बाद कुछ रिकवरी आई है। एक वक्त में थोड़ी देर के लिए लाल निशान में भी आया था, लेकिन अब 65 रुपये के आसपास की तेजी एमसीएक्स पर गोल्ड में है। तो राजीव जी, आज शाम के लिए गोल्ड पर क्या व्यू आपका सर? मृत्युंजय जी, अगर 50,400 के नीचे मार्केट जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें और गिरावट आ सकती है और 50,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
तो 50,400 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक 50,400 नहीं ब्रेक करता है सेलिंग नहीं करनी चाहिए, बट 50,400 के नीचे 50,200 का एक ट्रेड बनता है जिसको लिया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 50,550। ओके अच्छा दियोरा जी, 700 रुपए के आसपास की तेजी इस वक्त चांदी में है। 54,000 के ऊपर एक बार फिर से चांदी का भाव आ चुका है। क्या चांदी की ये तेजी आज के लिए, आज के कारोबार में आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? जरूर से मुझे लग रहा है कि यूएस ओपनिंग के बाद ये तेजी थोड़ी और यहाँ से बढ़ सकती है, बट आप लेवल स्पेसिफिक थोड़े डीप पे बाय करें, क्योंकि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे 200-250 पॉइंट के उछाल आई है। तो 53,800 लेवल स्पेसिफिक वहां पे एक बार बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लग रहा है इंट्राडे में 54,600 तक के लेवल आपको चांदी में आते हुए दिखेंगे। 53,470 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। 53,800 के करीब आपको बाई पोजीशन करना है। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में ये जो प्राइसेस है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी इस हिसाब से होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अभी थोड़ा स्टेबल है एंड बॉन्ड यील्ड भी देखें तो वो भी 3.25 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। तो शायद सेकंड हाफ में इसका फायदा मिलेगा और यहाँ पे थोड़े और 500-600 पॉइंट का इजाफा चांदी में आ सकता है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर ये है कि कॉटन सीड ऑयल केक, जिसे हिंदी में हम कपास खली कहते हैं, और कपास खली में हुआ ये कि बहुत तेज़ गिरावट आई है। लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट लगा है। 6% 2,431 का लेवल मार्केट में आज है क्लोजिंग प्राइस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल केक एसोसिएशन, यही है ना पीकेश जी आपका एसोसिएशन एकोशिया? हाँ, तो एकोशिया के पीकेश अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ। अच्छा पीकेश जी, ये बताइए कि कॉटन केक की तेजी फेक थी या ये गिरावट फेक है? सर अभी कॉटन सीड की तेजी मंदी को अगर समझना होगा तो उसके पहले मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बताना चाहूंगा। दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में जो तेजी आई थी को लेकर हमने कई सवाल भी खड़े करे थे। मार्केट में फिजिकल में डिमांड नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें स्पेकुलेशन की हमने एक शंका हमने वहाँ पे एक पेश करी थी। हमने बताई थी कि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है। ठीक है, मार्केट में अब हुआ ये है कि अभी फिलहाल जो मार्केट में एक्सचेंज पे जो स्टॉक लगा है, अभी वो कोई भी वो कॉटन सीड के कोई लेना नहीं चाहता है। पीछे के दो रीजन है। जो क्वालिटी जो अभी फिलहाल अवेलेबल है उतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, पूरी तरह से डिटोरिएट हो चुकी है कि वो क्वालिटी की आज की तारीख में मार्केट रेट 2,000 के ऊपर नहीं है। दूसरी बात, हमने इसके पहले ये भी बताया था कि एक्सचेंज को भी हमने इन्फॉर्म किया कि कॉटन सीड केक की कोई लिमिट एग्रीकल्चर आइटम होने की वजह से इसकी कोई एक्सपायरी पीरियड की लिमिट होती है। इसकी जो एक्सचेंज ने एक्सपायरी पीरियड 6 मंथ तय किया, उसको हमने बार बार उनको समझाने का प्रयास किया था कि इसको 4 मंथ किया जाए। अब ये 6 मंथ एक्सपायरी होने की वजह से ये अभी जो फिलहाल जो एक्सचेंज के गोडाउन में जो माल है उसमें पूरी तरह से व्हाइट फंगस लग चुके हैं, और फंगस लगने की वजह से वो माल मार्केट में कोई नहीं है। जो कि हम देखें कि डिमांड न होने की वजह से लास्ट 2 दिन में 12% तक का इसमें हम लोगों को मार्केट देखने मिला है। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ये डाउनफॉल के पीछे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डिमांड का बहुत बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। तो ये सारी डिमांड नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं कि डिमांड नहीं है? अभी डिमांड नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो क्वालिटी स्टॉक जो गोडाउनों के अंदर हुई है, हाँ। वो इन रेटों में अभी भी डिमांड नहीं है। फिजिकल का क्या प्राइस है अभी? फिजिकल मार्केट में कॉटन केक का क्या प्राइस है अभी? फिजिकल के अंदर 3,200 के आसपास के रेट है फ्रेश क्रशिंग के। अभी तो 3,000 और वायदा में 2,400 रुपए, इतना गैप? तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अच्छा। कि जो क्वालिटी जो स्टॉक हुआ है गोडाउनों के अंदर, हाँ। इतनी ज्यादा डिटोरिएट हो चुकी है कि वो क्वालिटी 2,000 के ऊपर कोई लेगा नहीं वो क्वालिटी को। अच्छा। लिख के रख लीजिए कि आने वाले समय में अगर ये सितंबर अगर वायदा 2,000 रुपए हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से व्हाइट फंगस क्वालिटी को लग चुका है। हाँ। जो मार्केट में बिल्कुल चलना मुश्किल है। एक तो मैं देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलिए, क्योंकि इस पर मैं एक्सचेंज से बात करूंगा और फिर आपको जवाब देना होगा पीकेश जी। जी, हमने प्रूव भी कर दिया था एक्सचेंज को, बताने की कोशिश भी करी। एक्सचेंज को हमने 2 अगस्त के दिन, इसके पहले भी कई बार लेटर लिखा, एक्सचेंज का रिप्लाई भी आए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अच्छा, आपने अभी कहा कि इसमें स्पेकुलेशन भी हो रहा था, तो वो कौन लोग थे जो इसमें सट्टेबाजी कर रहे थे?
अभी देखो ये एज ए ऑयल मिलर एज एसोसिएशन हम लोगों को थोड़ा टफ हो रहा है कि इसमें एक स्पेकुलेशन कौन कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ट्रेस आउट करने की कोशिश करें कि इसमें स्पेकुलेशन तो अंदाजा लगा होगा आपको पीकेश जी, ऐसा तो नहीं है आप मार्केट में इतने पुराने हैं, आप तो कॉटन केक वालों को सबको जानते हैं, तो कौन गड़बड़ी कर सकता है इसमें? सर एक्चुअली फिजिकल में अगर कोई व्यापार होता है तो फिजिकल के व्यापार सामने आते हैं। ये स्पेकुलेशन जो होता है वो कहीं ऑफिस में बैठ के होते हैं, तो उसका टेस्ट लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कुछ तो इशारा करिए, आपके कोशिश करेंगे कि हम लोग इसका एक बेस्ट एफर्ट लेके हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर स्पेकुलेशन हो, हम कोशिश करेंगे इसमें कोई स्पेकुलेशन ना हो। अगर स्पेकुलेशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है उसको डेफिनेटली हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप नहीं, देखिए मतलब आप खुद कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन हुआ है, तो जब आपको ये पता है कि हुआ है तो ये भी पता होगा कहाँ से हुआ है, किसने किया है। सर मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये जो फिजिकल के अगर कोई व्यापार हो ना, नहीं वो नहीं बता रहे हैं ना आप, मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चला आपको कि स्पेकुलेशन हुआ है। सर फिजिकल में डिमांड ना होने की वजह से अगर एक्सचेंज में कोई बड़ी मूवमेंट होती है तो उसका संदेशा तो यही जाता है ना, कोई कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन है। हम लोग बार बार एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे कि भी फिजिकल में डिमांड नहीं है तो मार्केट क्यों बढ़ रहा है। अभी आप देख लीजिए इस साल 50 हम ऑयल मिल वाले हर बार जब सेमिनार मीटिंग्स और वेबिनार करते हैं उसमें हमको देखने मिलता है सबसे बड़ा इश्यू हमारे लिए डिमांड का रहा था। 50% डिमांड के बाद में भी अगर बार बार ऊपर के सर्किट लग रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो जाता है ना कि इसके अंदर स्पेकुलेशन भी काम कर सकता है ऐसा। तो उसी बात को ध्यान में रख के हमने उसको एक संदेह एक नजर देखा था कि इसमें कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन हो सकता है। अच्छा ठीक अभी है। अगर हम बात करें तो क्वालिटी की, तो क्वालिटी को देखते हुए एक्सचेंज ने फिर से इस बात को हमारे लेटर पे ध्यान देना चाहिए। हमने जो उनको सजेशंस दिए थे कि एक्सपायरी पीरियड इसमें कम करना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से भी एक मैसेज देना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको एक्सपायरी पीरियड को लेकर कोई ना कोई उचित कदम जल्द से जल्द उठाए। ओके, बहुत शुक्रिया पीकेश जी आपका जुड़ने के लिए, कॉटन केक ऑयल सीड पर अपनी बात रखने के लिए। चलिए अगला अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है किशन का, हरियाणा से। पूछिए किशन जी। सर आपने IMD की रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें बता रहे थे 109% सितंबर में बारिश है और वो 101 में 102 में बाढ़ आ जाती तो 109 में क्या होएगा? कमाल बात है, कमाल सवाल आपने पूछा है। अब वो डिपेंड करता है कि 109% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 109 हो तो बाढ़ ही आ जाएगी। अब देखिए अब जो सवाल आपने पूछा है इसका जवाब तो IMD वाले दे पाएंगे, हम उनसे पूछेंगे ये बात जो बात आप पूछ रहे हैं कि मतलब हालांकि उन्होंने कहा है कि अच्छी बारिश होगी सितंबर के महीने में, बाकी आपके सवाल का जवाब वही दे पाएंगे, मैं उनको जोड़ूंगा तो आपका ये सवाल उनसे मैं पूछूंगा। और कुछ सवाल भी है आपका? और ग्वार के बारे में बताना क्या लगता है? मतलब मानसून से सीधे आप ग्वार पे आ गए हैं, इतना कठिन सवाल पूछ के। ग्वार एक ही बात है जी। अरे एक ही बात तो है, लेकिन आपने इतना कठिन बाढ़ की बात आप पूछ रहे थे। आप अच्छा ग्वार में आप क्या जानना चाहते हैं सर? ग्वार में तेज लगता है मंदा। बताइए दियोरा जी, ग्वार तेज या मंदा? अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर हावी है उसमें। पर्टिकुलर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो आज मेरा रिकमेंडेशन भी उसमें था 4820 के करीब मैंने बिग वाले की सलाह दी है। 4710 का मेरा टारगेट है इमीडिएट एंड 4880 का स्टॉप लॉस है। तो ट्रेडर के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा। हालांकि जो लोग शॉर्ट टू मीडियम टर्म रुक सकते हैं, आपकी पोजीशन अगर अक्टूबर एंड तक रुक सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर 4500 4600 के बिटवीन मिलता है तो वहां पे आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय करना है। तब तक मुझे लग रहा है कि सेलिंग हावी होगा और डाउन साइड 4700 तक के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगला सवाल है जिगर का। पूछिए जिगर। सवाल है 50-550 पे गोल्ड मैंने 2 लॉट बाय किया, क्या करूं? 50-550 पे 2 लॉट बाय किया है? हाँ जी। अच्छा, अभी 50,500 के आसपास है, तो राजीव जी रुकना चाहिए इनको अभी गोल्ड में? मृत्युंजय जी, गोल्ड में जो हमें सेलिंग लग रही है वो थोड़ी इंट्राडे के लिए लग रही है। अगर पोजिशनल बाय बेस की बात करूं तो जब तक मार्केट 49,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है, मुझे लगता है बेस फॉर्म करेगा बाजार, तो इनको एक बार इनके प्राइसेस मिल सकते हैं। बट अगर इंट्राडे का ट्रेड है तो 50,400 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इंट्राडे के ट्रेड में 50,400 का स्टॉप लॉस आप करने की जरूर मेंटेन करें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नीलेश हैं। पूछिए नीलेश जी। या हेलो सर, मेरा है ना क्रूड का 7,700 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, तो उसका कैसे करना चाहिए? होल्ड पे 7,700 का कॉल ऑप्शन? हाँ। अच्छा, तो रवि जी क्या करना चाहिए इनको अभी?
बहुत आउट द मनी है, मुझे लग रहा है कि एक बार एग्जिट कर ले, अदरवाइज जैसे टाइम वहां पसार होगा आपका ऑप्शन है वो जीरो के करीब जाएगा और एक्सपायरी के अभी काफी दिन बचे नहीं है। अभी सिर्फ अगर ट्रेडिंग डेज की बात करें तो 6-7 ट्रेडिंग सेशन बचे, तो जीरो ना होने दे। मुझे ऑल ओवर आउटलुक थोड़ा सेल ऑन राइज ही दिख रहा है और सतत अगर प्राइजेस 7700 के नीचे होगा तो वो जीरो ही क्लोज होगा, तो मेरे हिसाब से वहां पे एग्जिट कर लेनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी कच्चे तेल पर 137 रुपये नीचे है इस वक्त। एमसीएक्स पर कच्चे तेल के दाम 60,000 के नीचे मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। अच्छा राजीव जी, मेटल पर आपका व्यू क्या है सर? ओवरऑल मेटल में सबसे अट्रैक्टिव काउंटर अभी आपको कौन सा लग रहा है बेस मेटल में? मृत्युंजय जी, कॉपर में मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट गहरा सकती है और कॉपर ने निचले स्तरों से एक बाउंस बैक भी दिया था जिसमें बाजार 630 के स्तर से और 649 के स्तर को छुआ, जो कि आई थिंक आज ही ये प्राइस छुए हैं मार्केट ने। तो मुझे लगता है मार्केट वापस डाउन ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है, तो एक बार मार्केट 638 तक कॉपर का जा सकता है, तो 644 के आसपास में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 647.50 का। 638 लगता है, मुझे लगता है अल्टीमेटली जिस तरह से चाइना में लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, फिर से डिमांड को लेकर कंसर्न रेज होंगे और इकोनॉमीज भी स्लो डाउन हो रही हैं, तो अल्टीमेटली जो बेस मेटल्स हैं वो धीरे धीरे नीचे ही जाएंगे, उसमें पुल बैक रैली जरूर देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ समीर हैं, पूछिए समीर जी। हेलो समीर जी सुन रहे हैं जी, पूछें। सर, मैंने जिंक बाय कर रखा है 292.70 पैसे पे, तो आगे क्या इसको होल्ड रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? भाव तो नीचे है आपके बाइंग के लेवल से, क्या करना चाहिए रवि जी? 288 तक वेट करें, अगर 288 तक के प्राइसेस आपको मिलते हैं तो एक बार वहां पे लॉस बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 280 तक जा सकते हैं, तो आई थिंक ट्रेंड बेरिश है, जैसे आगे भी मेटल्स की बात राजीव जी कर रहे थे। ऑल ओवर जो डिमांड आउटलुक को लेके अभी कंसर्न्स बने हुए हैं, एंड डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड दोनों वैसे देखे तो हायर लेवल पे स्टेबल है और नेक्स्ट जो 15 दिन में काफी बड़ी इवेंट्स है फ्रॉम द जो कल थर्सडे को ईसीबी से लेके बैंक ऑफ इंग्लैंड, बाद में फेडरल रिजर्व एंड आरबीआई, मींस के वर्ल्ड के टॉप 5 सेंट्रल बैंकर में से 4 सेंट्रल बैंकर की पॉलिसी आने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़े हेडविंड्स रहेंगे और सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी वहां पे रहेगा। तो 288 तक वेट करें, वहां पे एक बार आप लॉस बुक करके एग्जिट कर लें। अगला सवाल है उमेश का, पूछिए उमेश जी। मेरा सवाल कॉटन पे था। कॉटन और नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, बाइंग करे या सेलिंग करे? राजीव जी बताइए सर, कॉटन में तो ठीक ठाक गिरावट आ गई है ऊपर से, अभी और गिरावट बाकी है या आपको लगता है कि ये बाइंग का लेवल आ गया है? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अभी बाइंग से तो थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहिए कॉटन में, क्योंकि थोड़ा हालांकि देखिए यूएस और ब्राजील में तो थोड़ा नुकसान है कॉटन की फसल में, बट इंडिया में उतना नुकसान नहीं है। पिछले दफा से थोड़ा ज्यादा ही फसल होने की उम्मीद की जा रही है, बुआई का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, बट प्राइसेस मुझे लगता है कि अभी अगर 36,000 के भाव के आसपास सस्टेन नहीं करते हैं तो गिरावट गहरा सकती है, अदरवाइज एक छोटा मोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल नजरिया तब बनेगा जब मार्केट में फसल के आंकड़े आने शुरू होंगे और बिजाई का जो पूरा एरिया है वो आएगा जब मार्केट में। तो अभी 36,000 का एक लेवल है, राइट। इम्पोर्टेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और दियोरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में सवालों के जवाब देने के लिए।